हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज़ में गुलाम वंश के सेकंड पार्ट को। दोस्तों, गुलाम वंश में आज हम रजिया सुल्तान, नसरुद्दीन महमूद शाह और बलबन के बारे में यहाँ पढ़ने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले का वीडियो पार्ट फर्स्ट, जो कि गुलाम वंश का पहला पार्ट था, उसे नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं, जिससे कि आपको इस पार्ट को समझने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, गुलाम वंश से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन सभी क्वेश्चन को आप इस वीडियो को पढ़ने के बाद आराम से लगा सकते हैं। इस वीडियो को आप कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और इस पूरे वीडियो को आप एक कहानी की तरह सुनेंगे तो आपको ये अभी हाल ही में याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों गुलाम वंश का सेकंड पार्ट। और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तक दोस्तों हमने पढ़ा कि 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद इसका पुत्र, जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, सुल्तान बना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब हम बात करेंगे रजिया सुल्तान की कि रजिया सुल्तान की कहानी क्या है रुकनुद्दीन से पहले। ठीक है, रजिया को सुल्तान बनना था, लेकिन रुकनुद्दीन कैसे सुल्तान बना? तो देखिए, इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पहले रजिया सुल्तान को शासक नियुक्त किया था, यानी उत्तराधिकारी। लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जो अमीर लोग थे ना, यानी कि तुर्क सरदार, या आप उनको तुर्क सरदार कह सकते हैं, तुर्क ए चहलगानी के जो सदस्य थे, उन्होंने रुकनुद्दीन को शासक बनाया। लेकिन ये थोड़े समय के लिए शासक रहा। ठीक है, कारण क्या था? ये अयोग्य शासक था। ठीक है, हमने पढ़ा दोस्तों, इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा चलाई थी। ठीक है, इल्तुतमिश जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा कि न्याय मांगने के लिए उसने लाल वस्त्र पहनने की परंपरा चलाई थी। तो रजिया ने न्याय के लिए लाल वस्त्र पहनकर ये जनता के बीच जाकर न्याय इसने मांगा। जनता के हस्तक्षेप के बाद रजिया सुल्तान बनी। ठीक है, रजिया सुल्तान बनी। तो यहाँ से आ गई अब रजिया। तो रजिया के बारे में देख लेते हैं। देखिए, रजिया सुल्तान भारत की प्रथम एवं अंतिम महिला सुल्तान थी, या आप कह सकते हैं एग्जाम में या प्रैक्टिस सेट में आपको लिखा मिलेगा कि दिल्ली की प्रथम एवं अंतिम महिला सुल्तान थी। तो दोनों ही बात सही है, दिल्ली की कह लीजिए पहली या भारत की। ठीक है, रजिया ने पुरुषों की तरह शासन करना शुरू किया, यानी कि पुरुषों की वेशभूषा में ये राज दरबार में आती थी। ठीक है, कोट पैंट हेड पहनकर। लेकिन ये बात दरबार के अधिकांश लोगों को पसंद नहीं आती थी कि किसी महिला के सामने उनको सर झुकाना पड़ता है या उसका सम्मान करना पड़ता है। इस कारण दरबार दो गुटों में बंट जाता है। ठीक है, एक गुट रजिया के साथ और दूसरा गुट विरोधियों का, जो कि तुर्क सरदार हुआ करते थे। ठीक है, तो अपने शासन को मजबूत करने के लिए रजिया ने जमालुद्दीन याकूत नामक एक दास को नायाब ए ममलिकत, या फिर आप इसको अमीर ए आखुर कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है अश्वशाला का प्रधान। ये उस समय एक उच्च पद हुआ करता था। ठीक है, तो अश्वशाला का प्रधान इसने नियुक्त कर दिया, जिससे हुआ क्या, जो तुर्क सरदार थे ना, उनमें विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब ये तुर्क सरदार क्या करते हैं, तो याकूत को जब ये पद दिया गया तो तुर्क सरदारों ने उसका खूब विरोध किया। उन्होंने याकूत और रजिया के प्रेम प्रसंग, यानी कि प्रेम के अफवाह को भी फैलाया। ठीक है, जिससे कि इसको यहाँ से हटा दिया जाए। साथ ही साथ तुर्क सरदारों ने तवर हिंद, जो कि पंजाब का एक एरिया है, तवर हिंद के सरदार, जिसका नाम है अल्तुनिया। ठीक है, अल्तुनिया को रजिया पर आक्रमण करने के लिए भी आग्रह किया। किन्होंने? तुर्क सरदारों ने अल्तुनिया से कहा कि आप आइए और रजिया पर आक्रमण कीजिए, क्योंकि रजिया सुल्तान लायक नहीं है। ठीक है, अल्तुनिया ने क्या किया, अल्तुनिया ने रजिया पर आक्रमण कर दिया और याकूत की हत्या कर दी और रजिया को बंदी बना लिया इसने। ठीक है, रजिया ने यहाँ पर देखिए अपनी कूटनीति का परिचय दिया। रजिया को उसने बंदी बना लिया, किसने? अल्तुनिया ने, जो कि तवर हिंद का सरदार है। ठीक है, अब रजिया तवर हिंद के सूबेदार अल्तुनिया से विवाह कर लेती है, अपना दिमाग लगाती है, कूटनीति का परिचय देती है और वो अल्तुनिया से विवाह कर लेती है। क्यों? जिससे कि उसको दोबारा से ये सत्ता वापस मिल जाए। अब देखिए,
अल्तुनिया ने इसको बंदी बना लिया था। तो देखिए यह अल्तुनिया रजिया को बंदी बनाकर दिल्ली से बाहर ले गया था। इस समय दिल्ली की गद्दी थी खाली और इस गद्दी पर बैठ गया कौन? बहराम शाह। ठीक है, बहराम शाह बैठ गया दिल्ली की गद्दी पर। ठीक है, कौन है ये बहराम शाह? तो बहराम शाह इल्तुतमिश का पुत्र, या आप कह सकते हैं रजिया का भाई था ये। ठीक है, इल्तुतमिश का पुत्र, रजिया का भाई। और 1240 ईस्वी में अल्तुनिया, कैथल के निकट अल्तुनिया व रजिया की हत्या करवा दी गई। अब देखिए कुछ इतिहासकार कहते हैं कि डाकुओं के द्वारा हत्या की गई और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो बहराम शाह के साथ जो 40 तुर्क सरदार थे ना, इन्होंने इसकी हत्या करवाई। लेकिन आपको बस ये याद रखना है 1240 ईस्वी में इसकी कैथल के पास हत्या हो गई, जो कि हरियाणा के पास में समीप है। ठीक, समीप आता है। ठीक है, इसके बाद कुछ और शासक भी हुए, सल्तनत को इतना मजबूत नहीं कर सके जितना इनसे पहले के शासकों ने किया। ये सब नाम मात्र के शासक रहे, जिनमें देखिए बहराम शाह को आपने पढ़ लिया, बहराम शाह के बारे में। अलाउद्दीन मसूद शाह हुआ, फिर उसके बाद हुआ नसरुद्दीन महमूद। तो देखिए नसरुद्दीन महमूद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। नसरुद्दीन महमूद इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नसरुद्दीन से ही संबंध है किसका? बलबन का। ठीक है, नसरुद्दीन दामाद है बलबन का, क्योंकि बलबन अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन से कर देता है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। नसरुद्दीन महमूद शाह, शासनकाल 1246 से 1266। देखिए ये दिल्ली सल्तनत का 8वां सुल्तान था और ये धार्मिक प्रवृत्ति का था, यानी कि इसने कोई युद्ध वगैरह नहीं लड़े। ठीक है, कुरान की प्रतियां बेचकर, यानी कि कुरान की प्रतियों को बेचकर और टोपी सीकर ये अपना जीवन चलाया करता था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, टोपी सीकर और कुरान की प्रतियां बेचकर अपना जीवन चलाने वाला सल्तनत काल का कौन सा सुल्तान था? तो नसरुद्दीन महमूद शाह था वो। ठीक है, इसने बलबन को अपना वजीर बनाया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर दिया, यानी कि नसरुद्दीन महमूद शाह के साथ, और पूरी सत्ता किसके हाथ में आ गई? बलबन को सौंप दी एक तरह से। ठीक है, 1266 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद, यानी कि नसरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु के बाद बलबन अगला शासक बना। अब देखते हैं बलबन को, इसका शासनकाल रहा 1266 से 1287 ईस्वी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है बलबन इल्तुतमिश के 40 तुर्क सरदारों के तुर्क ए चहलगान का सदस्य था। गद्दी संभालते ही सबसे पहले इसने दल को समाप्त किया। ठीक है, क्योंकि वो जानता था कि दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश चल रहा है ये पूरा का पूरा 40 सरदारों के हिसाब से चल रहा है, तुर्क सरदार के हिसाब से। वो चाहते हैं जिसको शासक बना दें या हटा दें या विद्रोह करवा दें। तो सबसे पहले, और ये इसी का सदस्य था, तो इसने क्या दिमाग लगाया? इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का ये जो तुर्क इल्तुतमिश ने जो बनाया था तुर्क चहलगानी, इसको बलबन ने समाप्त कर दिया और बलबन इसी का सदस्य था। सबसे पहले इसने राजा बनते साथ यानी सुल्तान बनते साथ ये काम किया। बहुत ही ज़्यादा बुद्धिजीवी और चतुर व्यक्ति है ये। उसने अलग अलग शासकों के दौरान अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया था। किसने? बलबन ने। और फाइनली उसने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद शाह के साथ कर दिया था, अभी हमने पढ़ा। परिणाम स्वरूप वह राजा उसका दामाद हो गया और राज्य पर उसका प्रभाव पड़ने लगा। शासक बनने के लिए उसने तरह तरह के प्रयास किए हैं। किसने? बलबन ने। और याद रखना बलबन तुर्क ए चहलगानी का ही सदस्य था और ये ईरान का रहने वाला था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इसका पूरा नाम क्या था? तो बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। ये गयासुद्दीन के नाम से ही गद्दी पर बैठा था। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा आता है किस नाम से बैठा बलबन गद्दी पर? गयासुद्दीन के नाम से। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नसरुद्दीन से किया। इसी उपलक्ष्य में उसके दामाद यानी कि नसरुद्दीन शाह महमूद ने बलबन को उलुंग खां की उपाधि दी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उलुंग खां की उपाधि किसे दी गई? बलबन को। किसने दी? उसके दामाद नसरुद्दीन महमूद शाह ने। ठीक है, नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद 1266 ईस्वी में बलबन दिल्ली का सुल्तान बना। बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति को चलाया। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लौह एवं रक्त की नीति को अपनाने वाला शासक कौन है सल्तनत काल का? तो ये बलबन है। लौह एवं रक्त की नीति, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तलवार के दम पर शासन स्थापित करना। ठीक है, तलवार के दम पर शासन स्थापित करना। बलबन ने देवत्व का सिद्धांत या फिर राजत्व भी कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा, तो बलबन ने देवत्व का सिद्धांत को माना और स्वयं को जिल्ले अल्लाह यानी कि ईश्वर की छाया और नियावत एक खुदाई यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधि कहा है। देखिए देवत्व का मतलब क्या है? देवत्व का मतलब है मैं राजा हूँ, इसीलिए राजा हूँ क्योंकि भगवान ने मुझे
राजा बनाकर ही भेजा है शासन करने के लिए, ठीक है। और इसने खुद को क्या बोला, जिल्ले अल्लाह घोषित किया, जिसका मतलब होता है ईश्वर की छाया, ठीक है। और नियावत एक खुदाई यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधि या अपने आप को इसने बताया, ठीक है। बलबन ने निरंकुशता का सिद्धांत भी दिया। निरंकुशता का मतलब क्या है, किसी चीज का लगातार चलना। तो देखिए निरंकुशता का मतलब है उसने कहा कि राजा का पहला कर्तव्य है कि वह निरंकुश रहे, यानी वो जनता की भावना के आधार पर नहीं चले बल्कि साम्राज्य की इच्छाओं के आधार पर चलना चाहिए, और जो भी साम्राज्य के आधार में बाधक बने उसे मारने से पीछे हटना नहीं चाहिए। तो इसने निरंकुशता को अपनाया, ठीक है। बलबन ने सेना को मजबूत करने के लिए दीवान ए अर्ज नामक एक सैन्य विभाग भी बनाया, और इसने गुप्तचर व्यवस्था भी बिठाई थी, ठीक है, ठीक है, याद रखना इसको। अच्छा अब देखिए, इसने दरबार में सिजदा और पैबोस की परंपरा चलाई, ठीक है। सिजदा का मतलब है दरबार में आकर झुककर सलाम करना सुल्तान को, और पैबोस का मतलब है पैरों को चूमना पेट के बल लेटकर। ऐसा क्यों, क्योंकि बलबन खुद को एक कुलीन व्यक्ति बताता था, यानी कि उच्च कुल का व्यक्ति बताता था, जिसके लिए उसने सिजदा एवं पैबोस प्रथा चलाई थी, जिससे लोग उसका सम्मान करें और उससे डरें, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, सिजदा किसने प्रारंभ किया या पैबोस किसने प्रारंभ किया, ठीक है। तो बलबन ने सिजदा और पैबोस की परंपरा भी दरबार में चलाई थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ किया। एग्जाम में पूछा जाता है नवरोज उत्सव किसने शुरू किया, बलबन ने, ठीक है। ये ईरान का रहने वाला था, इसको भी याद रखना। बलबन ने मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को बचाया। इसके दरबार में अमीर खुसरो रहा करता था, ठीक है। कवि है ये अमीर खुसरो, जिसको तोता ए हिंद भी कहते हैं, एग्जाम में कई बार आया है ये, ठीक है। तोता ए हिंद के नाम से किसको जाना जाता है, तो अमीर खुसरो को ही तोता ए हिंद कहा जाता है, ठीक है। 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु के बाद शासक बनता है कैकूबाद। देखिए बलबन की मृत्यु कैसे हुई, तो बलबन की मृत्यु इसके पुत्र वियोग में हुई। इसके दो पुत्र थे, पहले का नाम था मोहम्मद खां, दूसरे का बुगरा खां। तो मोहम्मद खां है ना जो, ये इसकी युद्ध में हत्या हो गई थी मोहम्मद खां की, ठीक है। तो इसके पुत्र वियोग में ये मारा गया, कौन, बलबन। और बलबन के बाद शासक बनता है कैकूबाद। कैकूबाद कौन है, तो ये बुगरा खां का पुत्र था। बुगरा खां कौन है, बुगरा खां है दोस्तों बलबन का लड़का, ठीक है। तो कैकूबाद बनता है अगला शासक, और ये अयोग्य शासक कहलाया। लास्ट जो अंतिम शासक है वो है क्यूमर्स, ठीक है, 1290 ईस्वी में, जो कि एक नाबालिग था, ठीक है। इसका संरक्षक कौन था, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। इसका संरक्षक था जलालुद्दीन खिलजी, जो इसकी हत्या कर देता है और दिल्ली पर स्टार्ट हो जाता है खिलजी वंश, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है।